ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोग मैथमेटिकल मेथड्स जो बुक है आपकी जिसको हम पढ़ रहे हैं उसकी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन कर रहे थे। और आप लोगों को याद होगा कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ये 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिए थे। उम्मीद है आप लोगों ने इनको सॉल्व कर लिया होगा। उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 14 एक स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में पूछा है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का मैं आइडिया आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, शो दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए आर सिमेट्रिक फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए। मीन्स क्वेश्चन में आपको गिवन दिया गया है कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जनरली प्रूव करना है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए एंड ए इंटू ए ट्रांसपोज, ये जो मैट्रिक्स ये तो मैट्रिसेस बनते हैं नए, ये मैट्रिसेस भी सिमेट्रिक है। अब सिमेट्री का क्या मतलब है, इसके लिए आप लोगों को सिमेट्री की डेफिनेशन की तरफ जाना पड़ेगा। और उसके अलावा इस क्वेश्चन के प्रूफ में जो है वो कुछ सिमेट्रिक या ट्रांसपोज से रिलेटेड जो है वो रिजल्ट्स भी यूज़ होंगे। तो वो रिजल्ट भी आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ कौन से रिजल्ट यहाँ पे यूज़ होने हैं और सिमेट्री की डेफिनेशन क्या है। तो सिमेट्री की डेफिनेशन ये है, ऐसा मैट्रिक्स अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, अगर आप उसका ट्रांसफ़र लें और ट्रांसफ़र लेने के बाद अगर वही मैट्रिक्स आपको दोबारा फिर से मिल जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को जो हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन में ट्रांसपोज इन्वॉल्व हो रहा है। और आपने जो क्वेश्चन नंबर 14 हम सॉल्व करने लगे हैं, उस क्वेश्चन नंबर 14 में ट्रांसपोज की इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो भी यूज़ होगी। तो फिर प्रॉपर्टीज़ के मैं आपको बारे में आपको बताता हूँ कि ट्रांसपोज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैट्रिसेस में होल्ड करती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो मैट्रिसेस आपस में प्लस या माइनस हो रहे हों तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो अलग अलग हो जाती है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो अलग हो जाता है और बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो अलग हो जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज लेंगे तो आपको दोबारा फिर से वही मैट्रिक्स जो है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स दोबारा मिल जाएगा जिसका आप लोगों ने स्टार्ट में ट्रांसपोज लिया था। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और फिर उसका ट्रांसपोज लें तो रिजल्ट में आपको क्या आंसर मिलेगा, रिजल्ट में आपको ये आंसर मिलेगा कि स्केलर वैसे का वैसे ही मैट्रिक्स से के बाहर आ जाएगा और ए का ट्रांसपोज साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स ये कि अगर आप किसी स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और फिर उसका ट्रांसपोज लें, जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल होगा कि आप जस्ट ए का ट्रांसपोज लें और उसको स्केलर के साथ आंसर को जो है वो ए के ट्रांसपोज को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो दोनों केसेस में आपके आंसर जो है वो सेम आएंगे। और लास्ट वाली प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनका आप ट्रांसपोज लें तो ट्रांसपोज अगेन सेपरेट हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन भी सेपरेट हो जाएगी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन केस में ये होगा कि जो दूसरा मैट्रिक्स इन्वॉल्व हो रहा है मल्टीप्लिकेशन में वो पहले आ जाएगा, मीन्स बी का ट्रांसपोज जो है पहले आ जाएगा और बी से पहले जो मैट्रिक्स आ रहा है पहला मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज जो है वो बाद में आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज ये सेपरेट हो जाएंगे लेकिन उनकी जो जिस तरतीब से या जिस सीक्वेंस से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी सीक्वेंस उनकी तरतीब जो है वो उल्ट हो जाएगी। एंड पे अगर बी आ रहा है तो बी पहले आ जाएगा, उससे पहले जो मैट्रिक्स आ रहा था ए वो बाद में आ जाएगा। तो ये थी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 14 में यूज़ होनी है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या गिवन दिया गया और क्या पूछा गया। गिवन तो यही है कि ये कोई भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये हम लोगों ने इसको जनरली प्रूव करना है इस रिजल्ट को। और प्रूफ क्या करना है, ए इंटू ए ट्रांसपोज जो नया मैट्रिक्स बन रहा है जिसको मैं बॉक्स में यहाँ पे शो कर रहा हूँ ये सिमेट्रिक है। और उसके अलावा ए ट्रांसपोज इंटू ए ये मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक है। तो दोनों को प्रूव करने का एक जैसा ही है, इसलिए मैं फिलहाल जो है वो एक का ही प्रूव करने लगा हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आप लोगों ने प्रूव करना है ए इंटू ए ट्रांसपोज ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा हमें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लें तो ट्रांसपोज लेने के बाद हमें रिजल्ट में अगेन यही मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसका हमने यहाँ पे ट्रांसपोज लिया है। तो ट्रांसपोज लेके देखते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोज ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नोट करें तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आपके पास जो है दो मैट्रिसेस जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक मैट्रिक्स आपके पास मैट्रिक्स ए है और जो दूसरा मैट्रिक्स है वो है उस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और आप उन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज लें तो मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज जो है सेपरेट हो जाता है। लेकिन फ़र्क क्या आता है, चेंजिंग क्या आती है, चेंजिंग ये आती है कि जो दूसरा मैट्रिक्स है जो कि मल्टीप्लिकेशन में सेकंड नंबर पे या एंड पे लिखा हुआ है वो मैट्रिक्स जो है वो उसका ट्रांसपोज जो है वो पहले आ जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे
ए का ट्रांसपोज जो है वो पहले आ जाएगा। उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन में पहले नंबर में मैट्रिक्स लिखा हुआ था जो कि ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज जो है वो बाद में आएगा यहाँ पे। तो ये मैट्रिक्स जब दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो मल्टीप्लिकेशन के केस में जो ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे ये लग जाएगी। यहाँ पे ए का ट्रांसपोज जो कि बाद में लिखा हुआ था उसका ट्रांसपोज जो है पहले लिख लेंगे, और जो ए मैट्रिक्स है जो कि पहले नंबर पे लिखा हुआ था वो उसका ट्रांसपोज यहाँ बाद में लिखेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांसपोज की एक और प्रॉपर्टी लगेगी जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले वो भी बताई थी। वो ये थी कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज लेते हैं तो अगेन आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स वही मिल जाता है जिसका ट्रांसपोज आप लोगों ने स्टार्ट में लिया होता है। तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपको जो है वो अगेन वापस फिर से ए मिल जाएगा, और ए का ट्रांसपोज यहाँ पे वैसे का वैसा ही आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम नोट करें तो क्वेश्चन में हम लोगों ने किस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया था। क्वेश्चन में हम लोगों ने ए इंटू ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज लिया था, और ट्रांसपोज लेने के बाद अगर आप चेक करें तो ये जो जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम लोगों ने लिया था वही मैट्रिक्स जो है दोबारा फिर हमारे आंसर में आ गया है। तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता ही है कि अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स दोबारा फिर से आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो होल्ड कर रही है, या कह लें कि ए इंटू ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन को जो है सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए ए इंटू ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स क्वेश्चन में आपको गिवन दिया गया है वो मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसी तरह आप ए ट्रांसपोज इंटू ए जो मैट्रिक्स ये वाला लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में, आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को ट्रांसपोज लेना होगा, उसके बाद ट्रांसपोज की एक दो प्रॉपर्टीज लगेंगी और आपको इन दी एंड यही मैट्रिक्स जो है दोबारा फिर से मिल जाएगा और ये प्रूव हो जाएगा कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके बाद जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है वो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जब सिर्फ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स लिखा हुआ हो या इनवर्स का वर्ड सिंपली अकेला यूज हो रहा हो, उसका मतलब ये होता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही है। और अगर एडिटिव इनवर्स की बात करनी हो तो फिर लिखा हुआ होता है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। याद रखें इनवर्सेस दो तरह के होते हैं, एक एडिटिव इनवर्स होता है, एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही हो तो उसकी जगह सिंपली इनवर्स का वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर आपने एडिटिव इनवर्स की बात करनी है तो आपको स्पेशली एडिटिव इनवर्स में एडिटिव का वर्ड जो है वो लाजमी यूज़ करना पड़ेगा ताकि क्लियर हो सके कि एडिटिव इनवर्स की बात हो रही है। अदरवाइज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही हो तो यहाँ सिंपली इनवर्स लिखा हो तो इसका मतलब यही होता है कि वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स मीन्स यहाँ पे मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात होगी। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए ये कंडीशन है कि सबसे पहले आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका ऑर्डर क्या है n। स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर n होने का क्या मतलब है कि उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, n क्रॉस n, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम होते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर बजाय इस तरह बताने की कि उसका ऑर्डर n क्रॉस n है, सिंपली हम शॉर्ट नोटेशन में सिर्फ इतना ही कहते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, और यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि उस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और कॉलम दोनों ही क्या हैं, n है। तो अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और फिर अगर आप लोगों ने चेक करना है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो है वो उसका इन्वर्स जो है वो, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन दिया गया हो और आप लोगों ने चेक करना कि उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के ए के करस्पॉन्डिंग कोई ऐसा मैट्रिक्स बी मिल जाता है जिसका ऑर्डर एन हो, उस मैट्रिक्स बी को ए से मल्टीप्लाई करें, चाहे अगर आप लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करें या राइट साइड से मल्टीप्लाई करें, दोनों केसेस में अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है तो इस केस में आप कह सकते हैं कि आपका जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के केस में आपको कोई ऐसा मैट्रिक्स बी नहीं मिलता जिसको ए की लेफ्ट या राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, ऐसा भी मैट्रिक्स अगर आपको नहीं मिलता तो उस केस में आप कह देंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता। याद रखें इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो आपने ये चेक कर लेना है कि आपको जो गिवन मैट्रिक्स दिया गया है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, क्योंकि अगर आपको गिवन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं गिवन दिया गया तो उस मैट्रिक्स का जो है वो इन्वर्स जो है वो डिफाइन नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो डिफाइन नहीं होता।
ठीक है। डिटर्मिनेंट भी अगर आपने किसी मैट्रिक्स का फाइंड आउट करना है तो किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए उस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी होता है। स्क्वायर मैट्रिसेस के केस में ही डिटर्मिनेंट जो डिफाइंड है, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो डिफाइन नहीं होगा। इसी तरह अगर आपने किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो पहले देखें क्या वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके बाद ही जज करें या चेक करें कि उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। स्क्वायर मैट्रिक्स जरूरी नहीं है सभी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करें। कुछ मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव स्क्वायर मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है और कुछ का नहीं करता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको स्क्रीन पे स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, ए इज इक्वल टू 1, जिसकी एंट्रीज हैं 1 -1 -1 और 1। अगर आप इस मैट्रिक्स का जो है वो डिटर्मिनेंट निकाल लें, स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट इवेल्यूएट कर सकते हैं। तो अगर आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इवेल्यूएट करें तो आंसर क्या आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 1, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा आपके पास +1। और यहाँ पे जो -1 लगा है यहाँ पे वो बाय डिटर्मिनेंट का जो निकालने का वे है उस वे को फॉलो करते हैं यहाँ पे माइनस जब खुद से लगाते हैं हम लोग। तो 1 -1 कहाँ से, जब 2+2 इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लेंगे, एक का डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसके डिटर्मिनेंट कहाँ से आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब बात ये यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 होने से हमें कैसे पता चला कि इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप लोगों को याद होगा मैट्रिक में आप लोगों ने मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक फार्मूला पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके इक्वल होता है, उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब डिनोमिनेट में देखें, डिटर्मिनेंट जब डिवाइड हो रहा है डिटर्मिनेंट आपको पता है एक नंबर होता है, ठीक है। तो न्यूमिनेटर में तो एडजॉइंट आपको मिल ही जाएगा मैट्रिक्स, चाहे चाहे जो मर्जी मैट्रिक्स आपको गिवन दिया गया हो, उसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स आपको गिवन दिया गया हो उसका एडजॉइंट तो आपको मिल जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स का। लेकिन डिटर्मिनेंट जो है अगर आप किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालेंगे तो किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आता है और किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आता है। तो अगर किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आता है तो फिर अगर आप बाय दिस फार्मूला अगर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे तो क्या करना होगा आपको, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को आप डिनोमिनेटर में पुट करना पड़ेगा। मीन्स का मतलब ये कि डिनोमिनेटर में अगर आपका 0 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका ये जो एडजॉइंट ए और ए का डिटर्मिनेंट है ये आपको जो फ्रैक्शन मिल रहा है ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों, आपको पता है कि जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो आपका जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है, अनडिफाइंड बन जाता है। तो अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू ए की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाएगा तो इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें जो है वो नहीं मिल सकेगा, ठीक है। अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है तो डिनोमिनेटर में कोई ना कोई नंबर आ जाएगा आपके पास नॉन 0, और इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आप इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो निकाल सकते हैं। तो डेफिनेशन तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की ये है कि अगर आपको कोई ऐसा मैट्रिक्स मिल जाए जिसको मैट्रिक्स ए के गिवन मैट्रिक्स ए के लेफ्ट या राइट साइड मल्टीप्लाई करें तो वहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज चेक करने का वे ये है कि आप जो गिवन मैट्रिक्स आप गिवन दिया गया है अगर आपने चेक करना हो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो आप चेक करें उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आता है या नहीं आता, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। यहाँ पे मैं भी लिख देता हूँ, यहाँ पे अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। और यहाँ पे नॉट इक्वल का सिंबल इक्वल टू 0 का सिंबल आएगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से भी ये भी आपको क्लियर हो गया कि अगर कोई मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है तो उसका इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है, और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये होगा कि जो सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और ऐसे मैट्रिक्स जिनका स्क्वायर मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है ऐसे मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसका मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा ये वाला, जो सिंगुलर मैट्रिसेस है उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये तो थे
मैट्रिक्स के इन्वर्स की डेफिनेशन, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की डेफिनेशन और उसको चेक करने का वे कि आप किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से रिलेटेड ही एक छोटा सा रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलता है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, हमेशा यूनिक होगा। यूनिक मीन्स एक ही होगा, आपको इसके अलावा कोई और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई गिवन मैट्रिक्स ए दिया गया है और आपसे कहीं इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करें, तो अगर आपको उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेट से बी मिल जाता है, ये बस बी एक ही ऐसा मैट्रिक्स होगा फिर जिसको एक ही या तो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें या राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें, दोनों केसेस में मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो ऐसा मैट्रिक्स आपको बस फिर अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है तो ऐसा मैट्रिक्स आपको बस एक ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको बी मिल गया है तो आपको कोई और ऐसा मैट्रिक्स सी नहीं मिलेगा कि जिसको एक ही लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें और दोनों केसेस में मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। ऐसा केस आपको कभी भी नहीं मिलेगा। अगर मिला भी तो वो एक ही मैट्रिक्स होगा, सी और बी जो है वो एक ही होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे। तो जहाँ तो उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है किसी मैट्रिक्स का वो हमेशा यूनिक होता है, मीन्स एक ही होता है। जब भी कोई स्टूडेंट किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेगा तो उसका अगर उसने सही निकाला है तो उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर वही होगा जो किसी और स्टूडेंट ने जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर निकाला होगा। ये तो थी मल्टीप्लिकेशन के बारे में एक छोटा सा पॉइंट। उसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे वही सिंगुलर की बात हुई जो मैंने पहले आपको बताई थी। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हुज इनवर्स एग्जिस्ट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर और एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। मींस ऐसे मैट्रिसेस जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उनका डिटर्मिनेंट आपको पता है नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं, वो है नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस या फिर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इन्वर्टिबल मींस उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। जिन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उनको इन्वर्टिबल मैट्रिसेस कहते हैं या फिर उनको नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कहते हैं, क्योंकि उनका डिटर्मिनेंट क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो होता है। और उसके अलावा ऐसे मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता उनको सिंगुलर मैट्रिसेस कहते हैं। सिंगुलर मैट्रिसेस क्यों कहते हैं, जिन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, हमें पता है उनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो होता है, इसलिए ऐसे मैट्रिसेस को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाने की से पहले पहले आप लोगों को मैं मैट्रिसेस के ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं उन, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिटरमिनेंट वगैरह, इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं इन ऑपरेशन को यूज़ करते हुए आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ऑपरेशन जो है कब वैलिड होते हैं और ऑपरेशन जो है कब वैलिड नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर आपको दो मैट्रिसेस दिए गए हैं और आपसे कहा जाए इन दो मैट्रिसेस ए और बी को आपस में प्लस या माइनस करें, तो इनके ऑर्डर के ऊपर एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है। अगर दोनों मैट्रिसेस ए और बी वो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तभी हम कह सकते हैं, तभी हम जो है वो दोनों मैट्रिसेस का आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो स्पेसिफिक कंडीशन दोनों मैट्रिसेस सेटिस्फाई नहीं करेंगे तब उनकी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर कंडीशन ये है कि जब अगर आपको कोई दो मैट्रिसेस गिवन दिए गए हैं, लेट्स से ए और बी, और ऑर्डर ऑफ ए जो है वो इज इक्वल टू है ऑर्डर ऑफ बी के, देन दोनों मैट्रिसेस को हम आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट जो है वो कर सकते हैं। अदरवाइज दो मैट्रिसेस ए और बी को जिनका ऑर्डर डिफरेंट है उनको आपस में प्लस या माइनस नहीं करते, उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो डिफाइन नहीं है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है तभी पॉसिबल है दो मैट्रिसेस की जब उनके ऑर्डर क्या हो, एग्जैक्टली सेम हो। ये तो थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में ऑर्डर्स के ऊपर एडिशन। उसी तरह जैसे आप यहाँ पे देखें मैट्रिक्स के इन्वर्स में दो मैट्रिसेस को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके चेक किया था कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता। तो दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी कंडीशन होती है कि दो मैट्रिसेस के ऑर्डर के ऊपर जो है वो क्या कंडीशन होगी, जिसके केस में जिन जिन ऑर्डर के केस में दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गिवन दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, एक मैट्रिक्स सेलेट से कैपिटल ए और उसका ऑर्डर किया है एम क्रॉस पी, और दूसरा मैट्रिक्स आपको दिया गया लेट से कैपिटल बी और उसका ऑर्डर किया है पी क्रॉस लेट से एम। ठीक है। तो अब ये दोनों मैट्रिसेस के अगर आप ऑर्डर को देखें तो दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर में ये खास बात पाई जा रही है कि जो पहला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, पी, और उसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, कॉलम। तो पहले मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो दूसरा मैट्रिक्स जो बी है उसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। तो अब
दोनों मैट्रिसेस के केस में आप देखेंगे जो पहला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल हैं। तो इस केस में अगर आप अब ए को और बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लिकेशन आपको मिल जाएगी, आपको कोई ना कोई मैट्रिक्स जो है वो आंसर में मिल जाएगा। और अगर उसके अलावा अगर आप ऑर्डर में कुछ चेंजिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप क्या करते हैं, अगर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसका ऑर्डर किया है एम क्रॉस पी, और दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं लेट से बी जिसका ऑर्डर किया है एन क्रॉस पी, तो इस केस में देख सकते हैं कि जो पहला मैट्रिक्स का उसका ऑर्डर, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो पी हैं, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम जो उसके नंबर ऑफ रोज जो हैं वो एन है। तो क्योंकि उस पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिफाइंड नहीं है। मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइन होती है, जब जो दो गिवन दो मैट्रिक्स आपको जो दिए गए हैं उनमें जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स है या भी जो आपका पहला मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ कॉलम जो है वो नंबर ऑफ रोज के दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। अगर ऑर्डर्स के ऊपर ये कंडीशन होगी, दो मैट्रिसेस के ऑर्डर के ऊपर ये कंडीशन होगी, तभी दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिफाइंड नहीं है। एग्जाम्पल करके मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप जो है आपको एक मैट्रिक्स दिया गया जिसका ऑर्डर किया है 2 क्रॉस 3, और एक और मैट्रिक्स दिया गया है लेट्स से कैपिटल बी जिसका ऑर्डर किया है, इसका ऑर्डर है, इसका भी ऑर्डर ले लेते हैं हम 2 क्रॉस 3। अब अगर नोट करें तो पहले मैट्रिक्स जो है उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो पहला मैट्रिक्स जो है उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रोज क्या है 2 हैं। अब क्योंकि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिफाइन नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर हम इन मैट्रिक्स क्या करें, इन मैट्रिक्स के ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज करके देख लें। अगर मैं क्या करता हूँ, जो दूसरा मैट्रिक्स आपका बी दिया गया है, अगर उसमें उसका ऑर्डर मैं ये कंसिडर कर लूँ 3 क्रॉस 2, तो आप देख सकते हैं कि जो पहला मैट्रिक्स है जिसको कैपिटल ए का नाम दिया हुआ है, उस पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम 3 है, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। तो यहाँ से फिर आपको देख सकते हैं कि जो पहला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, इसलिए इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हमें आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो ये तो थी मैट्रिक्स के दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लाई होने के लिए उनके ऑर्डर पर जो कंडीशन है वो कंडीशन दी कि क्या कंडीशन होगी दो मैट्रिसेस के ऑर्डर्स के ऊपर, जिसको दे के आप बता सकते हैं कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो वो कंडीशन यही है कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज हैं आपस में इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि अगर दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद उनको जो नया मैट्रिक्स मिलता है उसका ऑर्डर कितना होगा। तो ये जो नया मैट्रिक्स आपको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है उसका ऑर्डर भी जो है आप लोग मैट्रिक्स को जो है वो सिंपली मल्टीप्लाई किए बगैर बता सकते हैं कि जो दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप जनरल केस में देखें, यहाँ पे मैंने दो जनरल मैट्रिक्स लिए थे। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस p था और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर p क्रॉस n था। इस जनरल केस में देखें तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट में नया मैट्रिक्स मिलेगा, लेट्स से जो सी मिलेगा, उसका ऑर्डर कितना होगा। तो उसका ऑर्डर जज करने का वे ये है कि यहाँ पे जो दो नंबर बच गए हैं यहाँ पे देखें तो एक ऑर्डर में रोज वाला नंबर बच गया है, उसको आप क्या करेंगे, उसको यहाँ रो की जगह लिख देंगे यहाँ पे सी के नीचे, और जो बी के नंबर ऑफ कॉलम्स वाला नंबर है वो बच जाएगा, उसको यहाँ पे क्या करेंगे सी के नीचे नंबर ऑफ कॉलम की जगह रख देंगे। तो एम क्रॉस एन, यहाँ पे जो एम और एन बच गए थे इनकी तरतीब को ऐसे रखना जैसे तरतीब यहाँ पे लगी हुई है। एम जो है लेफ्ट साइड पे है और एन जो है वो राइट साइड पे है। तो एम क्रॉस एन जो है जो आपके पास जो नया ऑर्डर बनेगा, ये ऑर्डर उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा जो इन दो मैट्रिक्स ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करने से मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एग्जांपल की है मैं इसी के केस में आपको एग्जांपल यहाँ पे करके बता देता हूँ। यहाँ पे दो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है। पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है वो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल है।
तो अब जब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कंफर्म बात है आपको कोई ना कोई एक नया मैट्रिक्स लेट से सी मिलेगा। और जो सी मैट्रिक्स मिलेगा इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर आप इन दोनों मैट्रिक्स के जस्ट ऑर्डर को देख के बता सकते हैं कि जो नया मैट्रिक्स सी होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज जो है वो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज बन जाएंगी, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम जो है वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स बन जाएंगे। तो ओवरऑल इन दो मैट्रिसेस को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपने बता दिया है, हालांकि आपको मैट्रिसेस ए और बी जो है गिवन नहीं थे, फिर भी इन दोनों आपने बता दिया कि जब ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे जिनके ऑर्डर आपको पता थे, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स आपको मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर 2x2 होगा। ठीक है, तो ये तो थी मैट्रिक्स के जो मैट्रिसेस के ऊपर जो ऑपरेशंस यूज होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के केस में मैट्रिसेस के ऑर्डर्स के ऊपर क्या कंडीशन है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल है, अदरवाइज वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल नहीं होगी। उसके अलावा इसी तरह अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो डिटर्मिनेंट के केस में भी मैट्रिक्स के ऑर्डर के ऊपर कंडीशन ये होती है कि जिस मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट लेना है, फॉर एग्जांपल आपको कोई गिवन मैट्रिक्स ए दिया गया, आपसे कहा जाए कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, तो अगर तो जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है कैपिटल ए, अगर तो वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी जो है वो आप उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज आप स्क्वायर मैट्रिक्स अगर कोई आपको स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन नहीं दिया गया तो आप कोई फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया गया जिसका ऑर्डर किया है 3x2, अब ये मैट्रिक्स जो है वो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो डिफरेंट है, इसलिए इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट जो है वो डिफाइन नहीं है, या कहने के डिटर्मिनेंट जो है फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट से एक ऑर्डर किया है 2x2, तो आपके पास क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का है, तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो डिफाइंड है, इसका डिटर्मिनेंट आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट के केस में भी ऑर्डर के ऊपर कंडीशन होती है, अगर वो ऑर्डर जो है वो सही होगा तो तभी आप उस मैट्रिक्स का, यानी मीन्स के मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी जो है आप उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। इन्वर्स के बाद नेक्स्ट थी इन्वर्स को लेके कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज या रिजल्ट्स जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लिखी हुई नजर आ रही हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो जैसे आप लोगों ने ट्रांसपोज को लेके प्रॉपर्टीज कुछ पढ़ी थी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के केस में भी, इसी तरह ट्रांसपोज को इन्वर्स को लेके भी कुछ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज जो हैं वो जनरली होल्ड करती हैं। तो वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लिखी नजर आ रही होंगी, वो हम एक एक करके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी यहाँ पे है, जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है या वो ये है कि अगर आपके पास एक कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो आप अगर आप उसका 2 बार इन्वर्स लेंगे तो 2 बार इन्वर्स लेने के बाद आपको जो है वही मैट्रिक्स जो है वो एक दोबारा मिल जाएगा जिसका आपने स्टार्ट में लिया इन्वर्स लिया था। ये प्रॉपर्टी कुछ ऐसे ही है जैसे रियल नंबर में अगर आप देखें, अगर आपको कोई नंबर जो है वो लेट से 3 दिया गया है और आपसे कहा जाए कि 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करें, तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/3 होगा। क्यों 1/3 होगा, क्योंकि आपको पता है 3 को जब 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास चाहे लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें चाहे राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें, दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा, आपके पास 1 आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट अगर आपसे कहा जाए कि जो यहाँ पे आपका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर है 1/3, इसका अगेन जो है वो इन्वर्स फाइंड आउट करें, तो आपको पता है 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, वो 3 होता है। क्यों 3 होता है, क्योंकि हम 1/3 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें या राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें, दोनों केसेस में मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारे पास क्या आता है, रंटी आता है, ये नंबर यानी कि 1 आता है, इसलिए 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अब ये भी बता सकते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। जब आप एक नंबर को कहते हैं कि दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो वो दोनों ही एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होती हैं, लेकिन एक वक्त में एक नंबर की बात हो रही होती है। जैसे यहाँ पे देखें 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/3 है तो 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3 है, दोनों ही एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं, लेकिन एक वक्त में जो है वो एक एलिमेंट की बात करते हैं ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। मैट्रिसेस में भी ऐसा ही है, जब आप दो मैट्रिसेस को अगर आप कहते हैं कि बी जो है वो मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स है, यानी कि बी को जब आप ए की लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें या राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें, आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो ए भी जो है
ए भी जो है वो बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन जाता है, क्योंकि आप ए को भी बी की चाहे लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें या राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें, दोनों केसेस में आंसर आपके पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। तो अगर एक मैट्रिक्स का आपको मल्टीप्लिकेटिव दूसरा मैट्रिक्स मिल गया है तो दूसरा मैट्रिक्स पहले मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लिकेटिव, पहले जो पहला मैट्रिक्स है वो भी दूसरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता ही ऑटोमेटिकली। लेकिन एक वक्त में हम जो है एक ही बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि दोनों ही एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, लेकिन एक वक्त में हम एक मैट्रिक्स या एक एलिमेंट की बात करते हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पे कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का 2 बार मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे तो आपका अगेन वापस फिर वही मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसका आप लोगों ने स्टार्ट में इनवर्स जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो लिया था। उसके बाद सेकंड कंडीशन ये है या सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हों ए और बी। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से मैट्रिसेस? ऐसे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो। जिन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो वो क्या होते हैं, वो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस होते हैं, मीन्स उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है एग्जिस्ट करता है। तो दूसरे लफ्ज़ में आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे मैट्रिसेस जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता हो, ऐसे मैट्रिसेस के केस में क्या होगा कि अगर आप उन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद आप उनका इन्वर्स लेंगे तो वो इन्वर्स किसकी इक्वल होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो ट्रांसपोज में आप लोगों ने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी होल ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी भी बिल्कुल वैसी है। यहाँ पे मैं आपको एक बार लिख के बताता हूँ। यहाँ पे ट्रांसपोज में आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनका अगर आप ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज जो है सेपरेट हो जाएगा, लेकिन चेंजिंग क्या होगी, चेंजिंग ये होगी कि जो बाद वाला मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज जो है वो पहले आएगा, और जो पहले वाला मैट्रिक्स था यहाँ जो बाद वाले मैट्रिक्स से पीछे जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है जो कि पहले वाला मैट्रिक्स ही है उसका ट्रांसपोज जो है वो बाद में आएगा। सेम ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो इन्वर्स के केस में भी है कि जब दो मैट्रिसेस आपस में लेट से ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो और उनका आप इन्वर्स लें तो इसका आंसर किसकी इक्वल आएगा, इसका आंसर आएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी जो पहले बाद में आ रहा था वो बी इनवर्स पहले आ जाएगा, और जो बी से पहले जो मैट्रिक्स ए था वो क्या आएगा, वो बाद में आ जाएगा। और सिर्फ दो ही मैट्रिसेस के लिए नहीं, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये प्रॉपर्टी जो है ये एम नंबर ऑफ मैट्रिसेस के लिए इन जनरल होल्ड करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, अगर आपके पास एम नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन एम, अगर एम नंबर ऑफ मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और फिर आप क्या करते हो उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हो, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, हर मैट्रिक्स का जो है वो सेपरेट हो जाएगा, लेकिन चेंजिंग क्या आएगी, जो सबसे एंड में मैट्रिक्स आ रहा था उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने सबसे पहले लिखना है। उसके बाद जो सबसे एंड पे मैट्रिक्स है तो उससे पहले जो मैट्रिक्स होगा जो कि यहाँ पे क्या बनेगा, अगर एंड पे ए एम है तो ए एम से पहले जो मैट्रिक्स का क्या लिखा होगा, अगर आप 1 2 3 4 एंड इस काउंटिंग को जो है वो माइंड में रखें तो ए एम से पहले एक मैट्रिक्स आएगा ए एम माइनस वन, उसके बाद किसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा, यहाँ पे ए एम माइनस वन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा, उसके बाद ए एम माइनस टू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा, फिर ए एम माइनस थ्री का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा। इस तरह पिछले जितने ही मैट्रिसेस हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आता जाएगा, और इन दी एंड आप जो है वो फिर ए टू तक पहुँच जाएंगे तो फिर ए टू का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा, और ए वन ए एन जो सबसे पहले ए वन जो सबसे पहले लिखा हुआ था उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है सबसे आखिर पे आ जाएगा। तो क्या हुआ अगेन यहाँ पे देख सकते हैं, अगर एम नंबर ऑफ मैट्रिसेस भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सभी मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो सेपरेट हो गए हैं। चेंजिंग क्या ये है कि जिस तरतीब से यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मैट्रिसेस लिखे हुए थे उनकी तरतीब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो है वो तरतीब जो है उल्ट हो गई है, ठीक है। ए वन सबसे पहले था, ए वन सबसे आखिर पे आ गया है, और ए एम सबसे एंड पे था, यहाँ पे ए एम जो है यहाँ पे सबसे पहले आ गया है। तो पहले जो सबसे एंड वाला मैट्रिक्स था आप लोगों ने वहाँ से इन्वर्स लेना स्टार्ट करते जाना है, और पिछले मैट्रिक्स तरफ जो है मूव करते जाना है। इन दी एंड आप जो है ए टू तक पहुँच जाएंगे और फिर जो है वो ए वन तक पहुँच जाएंगे, और सबको क्या कर देना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। इस केस में दोनों साइड्स का आंसर क्या होगा, आपस में हमेशा इक्वल होगा। ये तो थी उसकी दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के केस में इन्वर्स की प्रॉपर्टी। और उसके अलावा एक लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए आपके पास कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो, मीन ऐसा मैट्रिक्स जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर आप उस मैट्रिक्स का लेते हैं पहले ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज लेने के बाद अगर आप उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते हैं तो ये आंसर किसके इक्वल आएगा, ये आंसर इसके इक्वल आएगा कि आप पहले जो है ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लें और फिर जो है उसका ट्रांसपोज ले लें। सिंपल वर्ड्स में कहें, अगर आपको कोई एक ऐसा मैट्रिक्स आपके पास मौजूद है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो अगर आप उस मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज लेने के बाद इन्वर्स लेते हैं
या पहले इन्वर्स लेने के बाद ट्रांसपोज लेते हैं, दोनों केसेस में आपका आंसर जो है हमेशा इक्वल आएगा, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसको पर्टिकुलरली भी चेक कर सकते हैं, ये जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई हैं, कोई भी मैट्रिक्स ले लें जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, अगर आप उस मैट्रिक्स का अगर आप 2 बार इन्वर्स लेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ 1 2 0 और 1। अब ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 0, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तब अगर इस मैट्रिक्स ए का अगर आप 2 बार मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे तो आपको वापस फिर से जो है वही ए मैट्रिक्स जो है मिल जाएगा, जो कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद उसी तरह अगर आप जो है वो 2 मैट्रिक्स कोई ले लेते हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, एक तो ए यहाँ पे लिखा हुआ है ए, और दूसरा जो कोई आप इन्वर्स ले सकते हैं, लेट्स से बी, अगर आप ये लेते हैं बी इज इक्वल टू 1 2 3 और मैं इसकी जगह 0 कर देते हैं ताकि थोड़ा आसान हो मैट्रिक्स, उसकी जगह लिख देते हैं, इसकी जगह हम 4 लिख देते हैं, यहाँ 5 चले कर लें। अब ये एक मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट अगर आप फाइंड आउट करके देखें तो इसका डिटरमिनेंट का आंसर क्या आएगा, 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। तो इसका डिटरमिनेंट भी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको नया मैट्रिक्स मिलेगा, ए बी को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नया मैट्रिक्स मिलेगा। उस नए मैट्रिक्स का जब आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे तो आपको कोई ना कोई मैट्रिक्स जो है वो आंसर में मिल जाएगा, उसको आपने फिलहाल वैसे छोड़ देना है, उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो मैट्रिक्स बी है ये वाला, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करें, और ये जो मैट्रिक्स ए है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करें, और दोनों मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपको वही आंसर मिलेगा जो यहाँ पे आपको इक्वेशन नंबर 1 में आंसर मिला हुआ है, ए बी होल इन्वर्स का। तो ये आप लोग जो है पर्टिकुलरली भी चेक कर सकते हैं। उसी तरह अगर आपको कोई ए मैट्रिक्स गिवन दिया ऐसा दिया गया जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जांपल इसी मैट्रिक्स की बात कर लें, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो अगर आप इस मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज लेने के बाद इन्वर्स लेते हैं, और उसके अलावा दूसरी साइड पे जो है आप इसका पहले इन्वर्स लेने के बाद फिर ट्रांसपोज लेते हैं, तो दोनों केसेस में आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आपस में इक्वल आएगा। और ये जनरल केस रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किसी भी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के लिए ये रिजल्ट जो है वो जनरली जो है वो होल्ड करते हैं। तो अब इनको पर्टिकुलरली जो है इन मैट्रिसेस के लिए चेक भी कर सकते हैं कि वाकई ऐसी चीज़ें हम ये रिजल्ट जो है वो हमेशा होल्ड करते हैं। तो ये तो थी मैट्रिसेस को, मैट्रिसेस के इन्वर्स को लेके कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि आप लोगों ने याद रखनी है, और इनके प्रूफ जो है आप लोगों ने वो नहीं करने हैं, क्योंकि आप लोगों का जो मैथ है वो प्योर लेवल का मैथ नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट इन जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी स्टेटमेंट जो है वो, या जो रिजल्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं ये रिजल्ट जो है वो याद रखने हैं, बिल्कुल वैसे जैसे ट्रांसपोज के रिजल्ट याद किए हैं। और इनके रिजल्ट को आप लोगों के जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आएंगे उनमें ये रिजल्ट जो है वो यूज़ भी होंगे। और प्रूफ जो है इनका नहीं करना, जैसे आप लोगों ने ये रिजल्ट ही याद करने हैं। तो ये तो थे मैट्रिक्स के इन्वर्स की डेफिनेशन, उनसे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स या प्रॉपर्टीज़। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व की है, जिस एग्जांपल में ये बताया हुआ है कि अगर आपके पास ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, तो यहाँ पे देख लें कि ए भी जो है वो मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। क्यों बी मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, क्योंकि अगर आप बी को ए की लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, या बी को आप ए की जो है वो राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे बी जो है ए की राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हुआ है, और यहाँ पे बी जो है ए की लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हुआ है। तो दोनों केसेस में देख लें, मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो बी मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये इस मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। और सिर्फ यही नहीं, ये जो ए है यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स भी बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस होते हैं, लेकिन एक वक्त में हम जो है वो ए की बात करते हैं, इसलिए हम कह देंगे कि ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, तो बी को ए की लेफ्ट टू राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करने से आंसर जो है वो सेम ही आ रहा है, इसलिए बी ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो ये तो थी उसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की एग्जांपल, जिसमें दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। और जो चेक करने का क्राइटेरिया होता है कि किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो ये है कि आप ये फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स ए है, आप क्या ले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें। अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आता है तो इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और जो भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये बी है, ये जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ये यूनिक होगा, मीन्स कि इसके अलावा आपको और कोई मैट्रिक्स नहीं मिलेगा जो
ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो कि ए को बी से मल्टीप्लाई करें लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से और आंसर आपका हमेशा सेम आए, ऐसा आपको अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए की मैट्रिक्स मिलेगा, जैसे यहाँ पे ए के केस में ये वाला बी जो है वो लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने रो ऑपरेशन और कलम ऑपरेशन पढ़ने हैं, तो वो मैं आप लोगों को फिर जो है डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। आज के लेक्चर के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी।